बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 60 की। सेक्शन नंबर 60 कहता है पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि हमने कैपिटल, शेयर कैपिटल में पढ़ा था। हमारी शेयर कैपिटल के बारे में 5 बातें क्या क्या पढ़ी थी। सबसे पहले हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी वो कैपिटल होती है जिसके लिए हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, दैट इज वो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद सेकंड नंबर ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद सेकंड नंबर हमारा आता है इश्यूड कैपिटल। कितनी कैपिटल कंपनी ने इश्यू की है, ठीक है साहब। इश्यू में से पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब जितने शेयर पब्लिक ने खरीदे हैं। अब बात आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बाद कितने रुपए आपने पब्लिक से मांग लिए, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। और उसमें पब्लिक ने कितना पैसा दे दिया, दैट इज पेड अप कैपिटल। तो सिंपली मैं कहना चाहूं तो इन 5 कैपिटल में से 3 कैपिटल ऐसी है जिनका स्पेसिफिक रेलिवेंस होता है। इन 5 कैपिटल में से 3 कैपिटल ऐसी है जिनका स्पेसिफिक रेलिवेंस होता है। कैसे, समझिए मेरी बात। 3 कैपिटल कौन कौन सी? पहली ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड मतलब ये वो वाली कैपिटल होती है जितनी कैपिटल आप मैक्सिमम इश्यू कर सकते हैं। फिर बात आती है सब्सक्राइब। आप कितना इश्यू करना चाहते हैं, आपने कितना इश्यू किया उससे फर्क नहीं पड़ा, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने कहा मैं 100 बेचना चाहता हूं, पब्लिक 80 ही खरीदना चाहती है, तो एक्चुअलिटी में आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कितने के लिए मिल सकते हैं? 80 के लिए मिल सकते हैं, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर आपने कहा भाई आपने कितना पैसा मांग लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको कितना पैसा मिल गया, दैट इज पेड अप कैपिटल। तो सेक्शन ये नहीं कह रहा कि ये कैपिटल क्या होती है, ये सेक्शन कहता है पब्लिकेशन ऑफ। अब सर पब्लिकेशन का मतलब मैंने कहा अगर कोई कंपनी कहीं भी, कोई कंपनी कहीं भी अपने किसी भी पेपर पे या किसी भी जगह अगर वो अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल लिखती है, अगर वो कहीं भी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन करती है, लिखती है, तो इसके साथ में उसे सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल भी लिखनी पड़ेगी। बस ये सेक्शन इतनी बात करता है, ये सेक्शन केवल इतनी ही बात करता है कि साहब अगर कोई कंपनी कहीं पे ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन करती है तो उसके साथ में उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल भी मेंशन करनी पड़ेगी। अब साहब कहां पे? बोले कंपनी ने कहीं भी लिखी हो। कहीं भी लिखी हो मतलब सर उसने अपने कोई डॉक्यूमेंट में लिखी हो, उसने अपने किसी लेटर में लिखी हो, अपने उसने लेटर पैड पे लिखी हो, उसने कहीं पे कोई एडवर्टीजमेंट दिया हो, उसने किसी को कोई नोटिस भेजा हो, उसने कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया हो, शेयर होल्डर्स को कोई नोटिस भेजा है, तो अगर किसी भी जगह उसने मेंशन की है ऑथराइज्ड कैपिटल तो उसके साथ में उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल भी डिस्क्लोज या मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर, समझ गए सेक्शन का मतलब क्या है? चलिए साहब लिख के छोड़ देते हैं, बस सेक्शन इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस सेक्शन में। तो ये कहता है कि इफ कंपनी डिस्क्लोज ऑथराइज्ड कैपिटल इन एनी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी
अगर कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट में, नोटिस में, किसी एडवर्टीजमेंट में और एनीवेयर एल्स, और कहीं भी और, ठीक है साहब, कहीं भी और, देन कंपनी शुड ऑल्सो पब्लिश सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल टुगेदर विद ऑथोराइज्ड कैपिटल इन इन सेम साइज और कैरेक्टर। अब ऐसा नहीं है साहब, ऑथोराइज्ड कैपिटल तो बड़े बड़े वर्ड्स में लिख दिया और इश्यूड कैपिटल छोटा छोटा लिख दिया, या ऑथोराइज्ड कैपिटल तो इंग्लिश में लिख दी और सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हिंदी में लिख दिया। ऐसा नहीं है साहब, सेम साइज में लिखोगे, सेम मैनर में लिखोगे। जैसे अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो उनका फॉन्ट सेम होना चाहिए, उनका फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए, तो फिर आप उनको लिख सकते हो। डन, समझ गए मेरी बात? आप ऐसा नहीं है कि साहब ऑथोराइज्ड कैपिटल तो बड़ा बड़ा मेंशन कर दो और इनको बहुत छोटा सा लिख दो। पेनल्टी, अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है, अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो पेनल्टी कंपनी पे लगेगी ₹10,000, कंपनी पे लगेगी ₹10,000, ऑफिसर पे ₹5,000 फॉर ईच डिफॉल्ट, हर गलती के लिए, हर गलती के लिए कंपनी पे पेनल्टी 10,000 और अगर कोई ऑफिसर लायबल होता है तो उस ऑफिसर पे 5,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। डन, तो ये है पूरा सेक्शन नंबर 60 में, इतना ही बड़ा है। तो भाई इतनी सी बात कही जाती है कि अगर आप कहीं ऑथोराइज्ड कैपिटल मेंशन कर रहे हो तो उसके साथ में आपको सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल भी मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। हाँ जी, सभी ने नोट कर लिया? चलिए, सेक्शन नंबर 61, सेक्शन नंबर 61, सेक्शन नंबर 61 की बात करते हैं। सिक्सटी वन नंबर सेक्शन आपको क्या बोलते हैं? 61 नंबर सेक्शन बोलता है शेयर स्टॉक, शेयर स्टॉक। तो बेटा शेयर स्टॉक होता क्या है? शेयर स्टॉक होता क्या है बेटा? शेयर स्टॉक का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 10 शेयर है। जैसे मैं कहता हूं साहब मेरे पास रिलायंस कंपनी के 10 शेयर है। ओके, मेरे पास रिलायंस कंपनी के 10 शेयर है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन 10 शेयर को, अब मैं तो नहीं कर सकता, कंपनी कर सकती है, ठीक है ना? तो कंपनी ने उन 10 शेयर को एक जगह कर दिया।
मतलब मेरे पास 10 रुपए वाले 10 शेयर थे, कंपनी ने उन 10 शेयर को एक जगह मर्ज कर दिया, और ये नहीं कहा कि ये एक शेयर है। अगर कंपनी उन 10-10 रुपए वाले शेयर को एक जगह मर्ज करके कहती है कि ये एक शेयर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कहलाता है? ये सिंपली कहलाता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं कहा कि ये एक शेयर है। कंपनी ने कह दिया आपके पास पहले 10 रुपए वाले 10 शेयर थे, अब आपके पास 100 रुपए का स्टॉक है। कंपनी ने उसे बोल दिया अब आपके पास 100 रुपए का एक शेयर नहीं है, अब आपके पास 100 रुपए का स्टॉक है। तो ये सिंपली क्या है? स्टॉक का मतलब, शेयर स्टॉक का मतलब होता है कि जब आपके शेयर्स को एक बंडल में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक सामान के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसका कोई नंबर नहीं होता है, उसका कोई नंबर नहीं होता है। जैसे अपन कहते हैं हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, वैसे उसका कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता, उसकी केवल अमाउंट होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है आपके पास 10 स्टॉक है, आपके पास 20 स्टॉक है, आपके पास 50 स्टॉक है, लेकिन स्टॉक क्या होता है? स्टॉक कुछ शेयर्स का एक बंडल होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि उस बंडल में वो 10 शेयर रखे हुए हैं, उन 10 शेयर को बना के एक बंडल बना दिया जाता है। क्लियर? समझ गए? मैं थोड़ा सा और आपको ये चीज एलेबरेट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए बेटा, ये एक 10 रुपए वाला शेयर है, ये एक दूसरा 10 रुपए वाला शेयर है, ये एक तीसरा 10 रुपए वाला शेयर है, ये एक चौथा 10 रुपए वाला शेयर है, ये एक पांचवा 10 रुपए वाला शेयर। अब मैंने क्या किया? मैंने इन पांचों का एक बंडल बना दिया साहब, इन पांचों शेयर का एक बंडल बना दिया। अब इन पांचों के मिला के इस स्टॉक, मैंने क्या कहा, ये एक स्टॉक है, इसकी वैल्यू कितनी है? इस स्टॉक की वैल्यू कितनी है? इस स्टॉक की वैल्यू कितनी है? एक शेयर 10 का था, ये भी 10 का, सारे एक एक शेयर। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर मतलब इस स्टॉक की वैल्यू होगी 50 रुपए, इस स्टॉक की वैल्यू होगी 50 रुपए। क्या ऐसा बोला जा सकता है कि इस एक स्टॉक में 10 रुपए वाले 5 शेयर है? इस मैंने इसको स्टॉक बना दिया 50 रुपए का एक स्टॉक। क्या ऐसा बोला जा सकता है एक स्टॉक में 10 रुपए वाले 5 शेयर है? यस और नो? नहीं बोला जा सकता, नहीं बोला जा सकता। एक बार आपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये एक स्टॉक बन चुका है जिसकी वैल्यू 50 रुपए है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस एक स्टॉक में 5 शेयर है 10 रुपए वाले, ठीक है ना। एक बार शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हो गया तो वो स्टॉक बन चुका है, अब वो शेयर्स नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते इसके वापस 5 अलग अलग ऐसे बोल दे कि हाँ हम जब चाहे इनको 5 वो शेयर्स को वापस ले लेंगे। अब अगर शेयर बनेंगे, अगर आप दोबारा रिकन्वर्ट कराते हो फ्यूचर में, तो नए शेयर्स ही बनेंगे, वो पुराने वाले नहीं बनेंगे। अब बनेंगे तो जरूरी नहीं है कि 5 ही बने, अब आप उसका 50 रुपए का एक भी बना सकते हो, आप 25 के दो भी बना सकते हो, आपकी जैसी मर्जी है वैसे आप बना सकते हो। ऐसा ये कोई कंपल्शन नहीं है कि जिस दिन इस स्टॉक को वापस तोड़ा जाएगा उस दिन वो 500 शेयर निकल के आएंगे। तो जिस दिन कुछ शेयर्स को एक स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी दिन से उन शेयर्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और वो स्टॉक एग्जिस्टेंस में आ जाता है। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे, मैंने ये जरूर कहा है कि 5-10 रुपए वाले शेयर को बना के मैंने एक स्टॉक बनाया, लेकिन स्टॉक बनने के बाद ये कभी नहीं कहेंगे कि इसमें 5-10 रुपए वाले शेयर नहीं, ये एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू 50 रुपए है। ठीक है, क्लियर?
अच्छा सर, ऐसा क्यों करती है कंपनी? कोई मुझे बता सकता है स्टॉक बनाने के पीछे रीजन क्या होता है? स्टॉक बनाने के पीछे रीजन क्या होता है? बेटा मार्केट में ट्रेड होना रुक जाता है, ट्रांसफर रुक जाता है। जैसे ही आपने उसे स्टॉक बनाया, अब वो शेयर नहीं रहा, तो क्या आप उसे मार्केट में शेयर की तरह बेच पाएंगे क्या? क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसे सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं कि कई बार जब शेयर के प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन आ जाते हैं, या कई बार कंपनी को ऐसा लगता है कि साहब हमारे शेयर्स के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ वॉलेटिलिटी मार्केट में, वॉलेटिलिटी का मतलब मार्केट बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारे शेयर होल्डर्स को नुकसान हो सकता है, तो वो कुछ टाइम के लिए क्या कर देते हैं, अपने सारे शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही कंपनी ने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, क्या वो सेल हो पाएंगे? नहीं, मार्केट में उन शेयर्स की ट्रेडिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसलिए कई बार क्या कर दिया जाता है, स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? अब समझ ले रूल। ये तो था स्टॉक का मतलब, समझाया मैंने आपको स्टॉक होता क्या है। अब हमें इसके रूल समझने पड़ेंगे कि साहब ऐसा करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है। स्टार्ट करें। चलिए सर, शेयर स्टॉक मीन्स a bundle of some shares, a bundle of some shares expressed in expressed in total amount, expressed in total amount मतलब आपने 10 शेयर का 10 रुपए वाले का बंडल बनाया तो टोटल की वैल्यू हो गई 100 रुपए। 10 रुपए वाले 5 का बंडल बनाया तो टोटल की वैल्यू हो गई 50 रुपए। इट इज, इसी में लिखिए, इट इज denotes in total amount, that is after conversion, individual amount is not relevant। मतलब एक बार अगर आपने शेयर्स को कन्वर्ट करके स्टॉक बना दिया, तो फिर अब उन शेयर्स की इंडिविजुअल अमाउंट जो है ना, वो रेलिवेंट नहीं है। अब वो टोटल 50 रुपए का अमाउंट रेलिवेंट है, वो टोटल अमाउंट रेलिवेंट है, उनका इंडिविजुअल हर शेयर का 10 रुपए का अमाउंट रेलिवेंट नहीं है। ठीक है साहब?
प्रोविजन रिलेटेड टू कन्वर्जन, प्रोविजन रिलेटेड टू कन्वर्जन और रिकन्वर्जन आर सेम। मतलब चाहे आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर आप स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों के प्रोविजन सेम होंगे। मतलब चाहे आपको शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना हो या फिर पहले से आपने स्टॉक बना रखा है उनको वापस से शेयर में कन्वर्ट करना हो, तो क्या होगा, सेम प्रोविजन होगा। अच्छा, इस लाइन से क्या आपको एक बात और समझ में आती है कि स्टॉक कभी भी इश्यू नहीं किया जाता है, स्टॉक कभी भी इश्यू नहीं होता है, स्टॉक हमेशा कन्वर्जन से ही बनता है। ये बात समझ में आ गई। देखो, कोई भी कंपनी पहली बार शेयर इश्यू कर सकती है, लेकिन क्या वो पहली बार डायरेक्टली स्टॉक इश्यू कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। स्टॉक हमेशा शेयर्स को कन्वर्ट करके ही बनाया जाता है। क्लियर? भैया आपने कहा ये एक बंडल है, आपने कहा बंडल है, तो भैया बंडल बनाने के लिए पहले इंडिविजुअल शेयर होने चाहिए, तभी बंडल बनेगा, वरना बंडल नहीं बनेगा। ओके, चलिए अब प्रोविजंस क्या क्या है, अब प्रोविजंस क्या क्या है। एओए शुड ऑथराइज, एओए ने आपको शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने के लिए ऑथराइज किया है। मतलब एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए, एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए। दूसरा, ऑर्डिनरी, देखो याद रखो, लाल पेन से स्टार लगा दो। हर जगह हम स्पेशल रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लगभग जगह हमने अभी तक स्पेशल रिजोल्यूशन ही देखा है, लेकिन यहां पे कौन सा रिजोल्यूशन है, यहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ठीक है साहब। नोटिस टू आरओसी विद इन 30 डेज, आरओसी को कन्वर्जन का रिजोल्यूशन पास करने के 30 डेज में नोटिस भेज दीजिए। ऑल्ट्रेशन इन एमओए, ये क्या है सर, एमओए में ऑल्ट्रेशन क्यों करना है बेटा, एमओए में ऑल्ट्रेशन क्यों करना है? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि स्टॉक में कन्वर्ट करने से पहले आपने क्या लिख रखा होता है एओए में, एमओए में आपने एमओए में लिख रखा था हमारी शेयर कैपिटल इतने रुपए की है और वो इतने रुपए वाले शेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आपने एमओए में लिख रखा होता है हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल इतनी है और उसको आपने वो इतने रुपए वाले शेयर्स में, लेकिन अब जब आप जाके देखते हो तो आपकी कंपनी में तो शेयर्स तो है ही है, साथ में हो सकता है आपने सारे शेयर्स को या कुछ शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया हो, तो अब शेयर्स के साथ आपके यहाँ पे स्टॉक भी है, या फिर सारे शेयर्स कन्वर्ट हो गए तो शेयर्स है ही नहीं, स्टॉक है, तो आपको एमओए में जाके ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा कि साहब अब हमारे यहाँ पे इतने शेयर है, इतने स्टॉक है, और वो आपको ऑल्टर्ड एमओए में किसको करना पड़ेगा, उस नोटिस के साथ में आरओसी को जमा कराना पड़ेगा। ठीक है,
ऑल्सो लिख दो, ऑल्सो सबमिट टू आरओसी। आरओसी को ये ऑल्टर्ड एमओए भी जमा कराना पड़ेगा। और किस चीज में चेंज कर सकते हैं? चेंज इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। मेंबर के रजिस्टर में चेंज करोगे, मेंबर के रजिस्टर में चेंज करना पड़ेगा। पहले आपने लिख रखा होता था इस पर्सन के पास इतने रुपए वाले इतने शेयर है। अब आपको लिखना पड़ेगा इस पर्सन के पास इतने रुपए वाले इतने स्टॉक है, इतने रुपए वाले इतने स्टॉक है। क्लियर? और लास्ट एक नोट लिखिए, राइट ऑफ एनी मेंबर डज नॉट चेंज बाय कन्वर्जन। तो भाई आपने चाहे शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट किया है या स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट किया है, इसकी वजह से शेयर होल्डर के राइट्स चेंज नहीं होते हैं। मतलब जितना वोटिंग राइट शेयर होल्डर के पास शेयर्स के टाइम था, उतना ही वोटिंग राइट उसके पास स्टॉक के टाइम रहेगा। जितने और राइट्स मिले हुए थे शेयर होल्डर को, एज ए शेयर होल्डर होने के नाते सेम राइट्स रहेंगे आफ्टर कन्वर्जन इनटू स्टॉक। या स्टॉक से आप शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो उससे राइट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या साहब? ये था आपका पूरा सेक्शन, सेक्शन नंबर 60 और 61। कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दो, वरना नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। कोई चीज पूछनी है पूछ सकते हो। दोनों छोटे छोटे सेक्शंस थे बट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। शेयर स्टॉक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सर बुक की लास्ट लाइन बता दो इस सेक्शन की। बेटा बुक मुझे एक सेकंड वेट करो। पेज नंबर बोलना एक बार बुक का। 338। ओके एक से। कनिका एक बार आप ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आपको क्या पूछना है? आपको जो वाला पॉइंट पूछना है आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके भेज दोगे मुझे।
मैं फिर उसको इलेबरेट कर देता हूँ। हाँ भेज दीजिए, ग्रुप पे भेजिएगा, ग्रुप पे। बेटा वो थोड़ी सी पुरानी है। जस्ट ए सेकेंड, 1 मिनट वेट करें। देखो बेटा ध्यान से समझो मेरी बात। अपनी बुक में जो सेक्शन 61 लिखा हुआ है ना, वो सेक्शन 61 केवल स्टॉक में कन्वर्ट करने की बात नहीं कर रहा है। वो सेक्शन 61 है जिसने और भी तरह का कन्वर्जन बताया। कन्वर्जन में उन्होंने सारी तरीके के कन्वर्जन बताए हैं। देखो मैं ध्यान से, आप मेरी बात सुनना। उन्होंने कहा कि साहब एक 10 रुपए वाले शेयर को, 10 रुपए वाला एक शेयर है, इसे 2 रुपए वाले 5 शेयर बना दो। तो ये भी क्या कहलाता है? ये भी कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है। फिर वो कहता है कि मान लो 10 10 रुपए वाले शेयर है, इन 10 शेयर को 100 रुपए वाला एक शेयर बना दो। ये भी क्या है? कन्वर्जन है। ठीक है। तो कन्वर्जन बहुत सारे तरीके के बताए हैं। अब उन कन्वर्जन में ही कुछ बातें हमें बोली है। उन कन्वर्जन में ही इन्होंने हमें क्या बोला है कि साहब कैंसिल शेयर्स, पॉइंट पढ़िए लास्ट वाला, पेज नंबर 338 पे, कैंसिल शेयर्स which at the date of passing resolution in that behalf have not been taken or agreed to be taken by any person and dismiss the amount of its share capital by the amount of shares so cancelled. The cancellation of shares shall not to deem to be reduction in share capital. मतलब क्या है कि ये कहता है कि साहब
अगर आपने जब भी शेयर कैपिटल में कन्वर्जन किया है और कन्वर्जन करने के बाद कोई शेयर लेने वाला ही नहीं है, कोई शेयर लेने वाला ही नहीं है, लेने वाला जैसे मान लो आज एक मैं पर्सन हूं कंपनी का, मेरे पास 10 शेयर होल्डर है, तो मेरे पास मतलब मेरे 10 शेयर्स है, ठीक है। अब कंपनी ने उन शेयर्स को या तो 10 शेयर्स का 100 रुपए वाला बना दिया, या फिर उन्होंने स्टॉक बनाया, या फिर उन्होंने और कुछ बनाया, और उन्होंने पुराने शेयर कैंसिल किए और नए शेयर को कोई लेने वाला ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि साहब उससे आपकी कैपिटल कम होगी, वो नए वाले शेयर इश्यू हो जाएंगे, वो नया वाला स्टॉक इश्यू हो जाएगा, उसकी वजह से कभी भी ये नहीं माना जाएगा कि आपकी कैपिटल क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। मेरी बात समझना दोबारा से, जैसे मैंने कहा कि आपने अपने शेयर्स को स्टॉक में चेंज कर दिया, ठीक है, मैं भी कंपनी का एक शेयर होल्डर हूं। अब आजकल ये प्रॉब्लम नहीं आती, ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, पहले आया करती थी जब ये एक्ट बना था। आजकल तो क्या होता है, डीमेट अकाउंट होता है। अब डीमेट अकाउंट में जैसे ही कोई कंपनी आपके शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करती है, डीमेट अकाउंट के ऊपर एक नोटिस लिखा हुआ आने लग जाता है, दीज शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम होती थी पहले जब लोगों के पास फिजिकल शेयर्स होते थे। अब फिजिकल शेयर्स होते थे तो मैंने क्या किया, मैंने शेयर्स खरीदे थे कभी, अब मेरे को याद ही नहीं है मैंने शेयर्स भी खरीदे थे क्या, और मैंने वो शेयर सर्टिफिकेट रख के छोड़ दिया। अब कंपनी क्या भेजती है, उनको एक नोटिस भेजती है पोस्ट से, अब मेरा तो एड्रेस भी चेंज हो गया, अब कंपनी का वो नोटिस मेरे पास पहुंचता ही नहीं है, कंपनी ने तो मेरे एड्रेस पे भेज दिया, डाक वाला वो एड्रेस आपके घर पे डाक डाल के चला जाता है, वो लेटर भी मुझे नहीं मिला। तो अब जब कंपनी ने स्टॉक इश्यू किया, तो वो स्टॉक के लिए तो मैंने अप्लाई नहीं किया कि भाई आप मेरा स्टॉक दे दो, स्टॉक के नाम की तो मैंने एप्लीकेशन ही नहीं लगाई कि मेरे स्टॉक को भेज दो मेरे को। तो अब होगा क्या, तो अगर कोई आदमी के शेयर कैंसिल हो जाए, चाहे वो किसी भी वजह से हो जाए, चाहे वो टुकड़े करने की, सब डिविजन की वजह से हो जाए, चाहे वो कंसोलिडेशन की वजह से हो जाए, चाहे वो स्टॉक में कन्वर्ट करने की वजह से हो जाए, तो अगर आपके शेयर कैंसिल हो गए और कन्वर्जन वाले जो भी है शेयर्स हैं, स्टॉक है, उनके लिए कोई आदमी अप्लाई नहीं करता है, तो भैया ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो शेयर कैंसिल हुए हैं उनकी वजह से आपकी कैपिटल कम होगी। कैपिटल का कम हुआ नहीं माना जाएगा, उतने रुपए का वो स्टॉक माना जाएगा कंपनी में, जब भी वो आदमी अप्लाई करेगा उस आदमी को वो स्टॉक या शेयर्स दे दिए जाएंगे। समझ गए? तो इसका मीनिंग ये, क्लियर है बेटा? पेनल्टी वो वाले लिखे जो मैंने यहां लिखाई है, पेनल्टी आप वो वाले लिखे जो मैंने यहाँ पे लिखाई है, ओके। प्रियांशी, आपकी एग्जाम से पहले, आपकी एग्जाम से जस्ट पहले इंस्टीट्यूट की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सप्लीमेंट्री बुक आती है। इंस्टीट्यूट आपको एक सप्लीमेंट्री बुक देता है, किसी भी सेक्शन में किन्हीं पेनल्टीज में कुछ अपडेट करना है, या कोई पेनल्टी ऐसी है जो चेंज हो चुकी है लेकिन आपकी एग्जाम के लिए पुरानी वाली एप्लीकेबल है, तो ऐसा जो भी होगा वो एग्जाम से पहले हमने जहां जहां जो जो पेनल्टीज लिखी होगी, बेसिकली चेंज कहाँ पे होता है, किसी पेनल्टी वगैरह में ही चेंज होता है, तो उनके बारे में हमने जो जो पेनल्टी लिखी होगी, अगर उनमें से किसी में भी कोई अपडेट आया होगा तो उसको हम लास्ट में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मतलब दोबारा कोई चेंज हो गया होगा या चेंज हो चुका है लेकिन हमारे लिए पुराने वाला ही एप्लीकेबल है, तो हम उसके बाद में उस सप्लीमेंट्री बुक से उसे क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। डन? चलिए, तो ये था हमारा पूरा सेक्शन नंबर 61।
एक मिनट वेट कीजिए। हाँ जी साहब। तो अब नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है सेक्शन नंबर 62। सेक्शन नंबर 62। अब देखो सेक्शन नंबर 62 की बात करें, अभी हम कुछ भी लिख नहीं रहे हैं, केवल आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन नंबर 62 को। सेक्शन नंबर 62 बोलता है फर्दर इश्यू ऑफ शेयर। वैसे तो वो बात किसकी करता है, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर। फर्दर इश्यू ऑफ मतलब और शेयर इश्यू करना। तो और शेयर इश्यू करने के लिए सीधा सा काम अभी नए शेयर इश्यू कर दो। फर्दर शेयर इश्यू करते तो नए शेयर भी इश्यू किए जा सकते हैं, बोनस शेयर भी इश्यू किए जा सकते हैं। बोनस शेयर इश्यू करने से भी शेयर बढ़ जाते हैं, या फिर राइट शेयर भी इश्यू किए जा सकते हैं, या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स भी इश्यू किए जा सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स ही होते हैं। अब कुछ चीजें तो हमने पढ़ ली। जब कोई कंपनी नए शेयर इश्यू करती है पब्लिक ऑफर के थ्रू, क्या हमने पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया? जब कोई कंपनी नए शेयर इश्यू करती है पढ़ लिया। बोनस शेयर के लिए क्या कंडीशंस होती है वो हम देख लेंगे अभी। उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर्स हमने पढ़ लिया। तो ऐसे ही प्राइवेट प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया कि कंपनी प्राइवेटली किसी को शेयर्स दे दे, वो भी हमने पढ़ लिया। तो इस फर्दर इश्यू ऑफ शेयर में हमारे पास जो पेंडिंग टॉपिक है वो है राइट शेयर्स। तो हमने देखो नॉर्मली नए शेयर इश्यू करना हमने पढ़ रखा है। तो हम अभी बात करेंगे सेक्शन नंबर 62 में, हम स्पेसिफिकली बात करेंगे राइट शेयर्स की। इट इज ए पार्ट ऑफ फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स। तो सेक्शन नंबर 62 हम बात कर रहे हैं किसकी, राइट शेयर्स की। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे कि राइट शेयर्स का मतलब क्या है। राइट शेयर्स आपको पता है, आपने इन चीजों के बारे में पढ़ रखा है। व्हाट इज राइट शेयर्स, राइट शेयर्स होते क्या है? राइट शेयर्स वो शेयर होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। राइट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है एट ए प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस। तो जितने रुपए में शेयर की मार्केट प्राइस चल रही होती है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट प्राइस से कुछ कम प्राइस पे शेयर्स देती है, तो वो कहलाता है राइट शेयर। क्लियर? वो शेयर कहलाता है राइट शेयर्स। अब क्या राइट शेयर किसी को इंप्लॉई होने की वजह से मिलते हैं या शेयर होल्डर होने की वजह से? एक पर्सन है जो एक कंपनी का इंप्लॉय भी है और वो एक कंपनी का शेयर होल्डर भी है उसी कंपनी का, तो उसी राइट शेयर जो मिलेंगे वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में मिलेंगे या शेयर होल्डर की कैपेसिटी में मिलेंगे? शेयर होल्डर की कैपेसिटी में मिलते हैं। ठीक है साहब। अब बताओ अगर राइट शेयर होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो राइट शेयर के लिए साहब, राइट शेयर की वजह से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। अच्छा, मान लीजिए एक कंपनी की जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो उतने शेयर तो पहले ही इश्यू कर चुकी है। अब वो राइट शेयर और इश्यू करना चाहती है तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसे पहले अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल में चेंज करना पड़ेगा। ऑथराइज्ड कैपिटल में चेंज करना है मतलब उसे अपने एमओए में चेंज करना है, तो उसे अपना एमओए चेंज करना पड़ेगा, फिर वो राइट शेयर इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो कल देखेंगे हम डिटेल से राइट शेयर्स के बारे में और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा शेयर्स वन। डन। एक पॉइंट और बचेगा केवल बोनस शेयर्स, वो अपन डिस्कस करेंगे आराम से। क्लियर? चलिए,
तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।